डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए प्रथम सत्र हिंदी माइनर का, जिसका पेपर कोड है HNDMN101। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 7 की बात करने वाले हैं। इकाई 7 कोशिका कटवार, जिसके लेखक है शेखर जोशी। हमने इकाई 7 को 5 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हमने उद्देश्य, लेखक परिचय, लेखक का जीवन परिचय, कृतित्व परिचय और उपसंहार, ये बात हम भाग 1 में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 की। भाग 2 के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, और उसके तहत नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार, नई कहानी की विशेषताएं, नई कहानी आंदोलन में शेखर जोशी का योगदान और निष्कर्ष। जैसा हमने कहा कि हमने इस कहानी को 5 खंडों में विभाजित किया था। दूसरा खंड आज हम देखेंगे। उसके बाद भाग 3 में हम कहानी की भूमिका, प्रेम का विच्छोह, गांव वापसी और कटवार, पुनर्मिलन, मौन संवाद, कहानी का संदेश और समापन, इसकी बात करेंगे भाग 3 में। भाग 4 में कोशिका कटवार कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। अब तात्विक समीक्षा में क्या क्या आता है, तो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण। अब चरित्र में मुख्य जो चरित्र है गोसाई सिंह और लक्ष्मण, इनकी बात हम करेंगे। इसके अलावा समीक्षा में आता है संवाद, देश काल और भाषा शैली, और अंत में आता है उद्देश्य। तो इसकी तात्विक समीक्षा भी हम करेंगे। भाग 5 तक हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल में जो नई कहानी आंदोलन है उसकी बात आज हम व्यवस्थित रूप से करेंगे। नई कहानी आंदोलन की जब बात करते हैं तो 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत था। यह आंदोलन यथार्थवादी दृष्टिकोण, मानव अनुभव की जटिलताओं और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखकर रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बना। अब 1950 का जो दशक है, मतलब 1955 के आसपास का समय नई कहानी आंदोलन का शुरुआती समय माना जाता है। अब 50 के बाद का दशक, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो इसमें जो साहित्य लिखा गया, खास तौर पर कहानियां, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। मानव अनुभव की जटिलताएं जो है उसकी बात उसमें की गई है, और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राजा के बारे में, किसी रानी के बारे में लिखा गया हो, ऐसा नहीं है। जो शासक है उसके बारे में लिखा गया हो, ऐसा नहीं है। सामाजिक जो मुद्दे हैं उसको केंद्र में रखकर सामान्य व्यक्ति जो है उसके जीवन के जो पक्ष हैं उनको उजागर करने के लिए यहाँ पर साहित्य लिखा गया था, और यही इनकी प्रमुख विशेषता रही है। नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो नई कहानी आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में आए परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है। यह आंदोलन परंपरागत भावुकता और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से अलग था। इसमें आम आदमी की समस्याओं, संघर्षों और संवेदनाओं को प्रमुखता दी गई है। जैसे हमने बात कहा कि नैतिक और जो परंपरागत कहानियां चल रही थी उससे अलग हटकर आम आदमी की समस्या क्या है, उनके संघर्ष क्या है, उनकी संवेदनाओं को प्रमुखता दी गई थी। तो यह थी नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि। अब हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की बात करें तो उसका आरंभ हुआ था 1955 के आसपास, और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित नई दिशा देने का कार्य इसने किया था। उद्देश्य क्या था, तो व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत करना। व्यक्तिगत जो अनुभव है, व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं, मान लीजिए कि कोई बड़े व्यक्ति की बात नहीं कही है, सामान्य समाज के जो व्यक्ति हैं उसके व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करने का कार्य इसमें किया गया है। अब आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों की अगर बात करें तो प्रमुख रचनाकारों में आते हैं सबसे पहले मोहन राकेश। उनकी रचना जब देखते हैं मलबे का मालिक जो रचना है वह विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक कहानी है। फिर दूसरे है राजेंद्र यादव, उनकी रचना है एक कमजोर लड़की की कहानी। फिर कमलेश्वर, जिनकी कहानी है राजा निर्मसिया। राजा के समय और वर्तमान की 2 घटनाएं साथ में मिलकर यह बहुत ही अच्छी कहानी लिखी गई है कमलेश्वर के द्वारा। फिर आते हैं निर्मल वर्मा, उनकी प्रसिद्ध रचना है परिंदे में भी यही है कि
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उसमें किया गया है। एक स्त्री के बारे में बात उसमें आती है, लतिका उनकी नायिका है, उसकी पूरी घटना उसमें आपको देखने को मिलती है। फिर भीष्म सहाने की अमृतसर आ गया है। जैसे मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, उसी प्रकार विभाजन की त्रासदी पर आधारित यह भी एक बहुत ही करुण कहानी है, अमृतसर आ गया है। फिर आती है मनु भंडारे की यही सच है, जो एक प्रेम कहानी है, और शेखर जोशी इनकी कहानी कोशिका कटवार, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे थे नई कहानी आंदोलन जो है उनके प्रमुख रचनाकार। नई कहानी की विशेषताएं क्या है, तो हम आगे भी बात कर चुके हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। सभी लोग ने कहानी, उससे पहले भी कहानी लिखी गई है, साहित्यिक रचना, गद्य, पद्य, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि पहले भी लिखा जा रहा था। लेकिन नई कहानी आंदोलन की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख बात है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी व्यक्तित्व केंद्रित थी। समाज के सामान्य व्यक्ति की बात भी इसमें की जा रही थी। व्यक्ति केंद्रित कथानक था। सामाजिक अन्याय एवं विडंबनाओं का चित्रण इसमें किया गया था। किसी व्यक्ति का सामाजिक अन्याय किसके ऊपर किया गया हो तो ऐसी घटनाओं को लेकर कहानियां लिखी गई थी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अब परंपरा जो चल रही थी उससे अलग हटकर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात भी नई कहानी आंदोलन में देखने को मिलती है। और भाषा की सहजता और संप्रेषणीयता, पहले के लेखक या कवि अपने पांडित्य को दिखाने के लिए अपनी कृतियों में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे जिसको समझने में हमें देर लगती, या तो हमें शब्दकोश देखना पड़ता। लेकिन नई कहानी आंदोलन में जो लेखक हुए उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात कही है, और भाषा की सहजता और संप्रेषणता जो पाठक वर्ग है वह कहानी को आसानी से समझ सके, इस प्रकार की लिपि उनकी थी। नई कहानी आंदोलन में शेखर जोशी का योगदान, उसकी अगर बात करें तो शेखर जोशी हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इन्होंने नई कहानी आंदोलन को सशक्त रूप से स्वर प्रदान किया है। इनकी कहानियों में यथार्थ, मानवीय संवेदना और पहाड़ी जीवन की झलक देखने को मिलती है। हमने बात की थी कि शेखर जोशी का जन्म पहाड़ी परिवेश में ही हुआ था, तो इस कारण पहाड़ी जीवन की झलक उनकी साहित्य में देखने को मिलती है। उनके प्रमुख विषय क्या थे, तो मजदूर, किसान, पहाड़ी समाज की समस्याएं आदि विषय उन्होंने अपने साहित्य में लिए हुए हैं। भाषा की बात करें तो सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील भाषा उनकी रही है। देखते हैं कि हर साहित्यकार की भाषा अलग अलग देखने को मिलती है। तो शेखर जोशी जो हैं उनकी भाषा की बात की गई है कि सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील भाषा उनकी रही थी। तो निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान की बात करें तो उन्होंने जो साहित्य लिखा है, तो नई कहानी आंदोलन में उनका जो साहित्य है वो उनका योगदान एक महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्ष और मानवता और सादगी के प्रतीक वह देखने को मिलते हैं। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके बाद जितने भी नए लेखक आए तो शेखर जोशी ने जो साहित्य लिखा है उनको देखकर, उनको पढ़कर फिर उन्होंने साहित्य लिखा है। तो इसमें बदलाव क्या होगा, मान लीजिए कि कोई प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के बाद वह जो लिखेगा तो उसमें परंपरागत कहानी जो है उसके जो तत्व हैं वह आएंगे। और शेखर जोशी या नई कहानी आंदोलन के और अनेक जो लेखक हैं उनके साहित्य को पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहे तो उसमें, उसके विचार में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। परंपरा से हटकर कुछ अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखना, यह आपको उनकी लेखनी में देखने को मिलेगा। अब मनोविश्लेषणवाद जरूरी क्यों है? अब तक जो साहित्य लिखा जा रहा था उनसे पहले, तो उनके साहित्य में बात एक प्रमुख वर्ग, मान लीजिए कि समाज में जो शासक हैं, प्रमुख वर्ग जो है उसकी बात साहित्य में देखने को मिलती थी। उसके नीचे के जो वर्ग हैं, नीचे के दर्जे के जो लोग हैं, उनकी बात कहीं देखने को मिलती ही नहीं थी, या तो आते भी तो प्रमुख पात्र के रूप में उनको देखा जाता नहीं था। लेकिन शेखर जोशी ने प्रमुख पात्र के रूप में ऐसे ऐसे पात्र को रखा जिसके द्वारा कथा जो है वो आगे बढ़ती है। अब आगे क्या है कि नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें यथार्थ, संवेदना और आधुनिकता का समावेश हुआ। इसने साहित्य को जनजीवन के अधिक निकट लाया और कहानियों को अधिक सशक्त व प्रभावशाली बनाया। यह इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाएगी कि जनजीवन जो है उन तक साहित्य को पहुंचाने का कार्य किया है। हमने बात की कि जो लेखक पहले के थे
वह अपना पांडित्य दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो शब्द सामान्य लोग, सामान्य जनता उसको सामान्य जो लेखक को पढ़ने वाले बड़ा वर्ग है, समाज के वर्ग, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। या तो उनको उसको पढ़ने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होगा जिसको आसानी से समझ ना सके। और गद्य जो है, हम देखते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा पांडित्यपूर्ण हो तो चलेगा, लेकिन गद्य की भाषा जो है वो पांडित्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और संप्रेषण आसानी से हो सके ऐसी होनी चाहिए। पद्य में आप पांडित्य दिखा सकते हैं, उसमें छंद का प्रयोग होता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो व्यंजना शक्ति का प्रयोग आप पद्य में कर सकते हैं, लेकिन गद्य जो है जितना अभिधा शक्ति का प्रयोग उस पर किया गया होगा उतना ही सरल और अच्छा देखने को मिलेगा और संप्रेषण रहेगा और रचना जो है वह उतनी ही प्रसिद्ध होगी, क्योंकि उसको इतने अधिक पाठक या श्रोतागण मिल जाएंगे। और जितने अधिक पाठक मिलेंगे, कहानी या कोई भी रचना उतनी ही ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध होती है। तो शेखर जोशी ने जो कहानी लिखी है वो नई कहानी है, और नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत जो उनकी विशेषताएं थी, शेखर जोशी का योगदान जो था, उसको हमने विस्तार से देखा। अब अगले भाग में, भाग 3 में हम कोशिका घटवार कहानी जो है उसकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर भाग 2 पूर्ण होता है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः